चुड़ैल की दुख भरी कहानी। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक रामखिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। रामखिलावन ही वह व्यक्ति थे जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। रामखिलावन जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू कल तो गांव में गजब हो गया था। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक रामखिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांवगड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें कल चैन नहीं पड़ता था। कोई कर्मचारी रामखिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाहू करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी की ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर रामखिलावन की बातों को रमेशर बाबू बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाहू करने के साथ कुछ सवाल भी पूछते। एक दिन की बात है, रामखिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेशर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। रामखिलावन थोड़ा डरे समय लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे जो ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू को अपनी साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेशर बाबू के पास पहुंच गए और बिना जर्मी किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रमेशर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर रामखिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास में पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए रामखिलावन जी से बोले, रामखिलावन जी अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही रामखिलावन जी कहना शुरू किए, बाबू कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया था। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी, तभी कुछ गांव के ही गायत्री के चरवाहों की नजर उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूंक की, उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रामखिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देखकर रामखिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको क्या हो गया, कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी रामखिलावन जी यही सब सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले रामखिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेशर बाबू पास की ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर रामखिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुके। मैं कार्यालय में कुछ जरूरी कामकाज निपटाकर अभी 1 से 2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। रामखिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रमेशर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए, पर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं।
कहीं वे मजाक में तो इन पतों को तोड़कर झूठ मूठ में कुछ बुदबुदाकर मुझे नहीं दे दिए। पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते, वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से हमारी मदद भी तो करते रहते हैं। नाना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते रामखेलावन जी घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10 से 15 गाँव घर के ही लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर सोखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। रामखेलावन जी को देखते ही सोखा बाबा बोल पड़े, रामखेलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 2 से 3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी मजाक उड़ा दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब अजमा लिया। रामखेलावन जी सोखा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी लड़की को आवाज लगाए। उनकी लड़की घर में से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर रामखेलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा कि अभी इसे पीस कर बहू को पिला दो। अगर नानो कर करती है तो जबरदस्ती पिलाओ। इसके बाद रामखेलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई तथा उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही रामखेलावन जी की बहू तो काफी शांत हो गई और वहीं आंगन में ही एक तरई पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। रामखेलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर में बाहर निकली और रामखेलावन जी की ओर देखकर बोली, बाबू बाबू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही अब शांति से बैठ गई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सोखा से बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा, सोखा आदि ने दिए थे? वहां बैठे लोगों में से एक ने रामखेलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही रामखेलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेश बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सोखा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुंचे निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो रामखेलावन जी थोड़ा तनकर बैठ गए और लगे रमेशर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेश बाबू की साइकिल वहां रुकी। रमेश बाबू को देखते ही रामखेलावन जी दौड़कर रमेशर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेश बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेश बाबू की जयरमी करने लगे। रमेश बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच ही एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को घर में बाहर बुलवाया। वह काफी शांत थी पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यही है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर से इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने रामखेलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या! रामखेलावन जी की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी भी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर रामखेलावन जी की काफी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल रामखेलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेशर बाबू काफी गंभीर लग रहे थे। वे रामखेलावन जी की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली कि मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ। मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारे परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में प्रवेश की। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं घने जंगल में पहुंच गई और रास्ता भी भटक गई। तब तक रात भी होने लगी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। मैं थोड़ी डर गई थी पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर की शिकार न हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। मैंने
सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग जरूर मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं भी आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूंगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए ही आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उसी पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान आ गया हो। अनेकों पेड़ों की डालियां तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी थी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला कि तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास है। मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला कि मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो मुझसे विवाह करना होगा, मरता क्या न करता। मैंने सोचा कि अब इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रामखिलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगी। रमेश बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिए। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, पर यह क्या अभी 10 से 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। कितने पेड़ों की पता नहीं कितनी डालियां टूटकर धरती पर पड़ गई। कम से कम सैकड़ों भूत प्रेत वहां उपस्थिति हो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावने अट्टहास कर रहे थे तो कुछ इस डाली से उस डाली पर कूद फांद रहे थे तो कुछ ताली बजाकर नाच रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे पास प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक करना होगा। अरे यह क्या, अब तो मेरी शामत आ गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहां प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी कि मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा, कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और जमीन पर गिरने के कुछ ही समय बाद मेरी एहलीला समाप्त हो गई थी। इतने कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी थी। इसके बाद रमेश बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा कि ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं विचरण करती है। आप उन सब से इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे। उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश बाबू हल्की मुस्कान में बोले, भूत प्रेतों से कैसे निपटना है वह तू मुझ पर छोड़। इसके बाद रमेश बाबू ने लोगों को अब कभी न पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई तथा साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया।